नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग 2 पुस्तक का पाठ 3 टोपी शुक्ला का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। ये संचयन पुस्तक में दिया गया यह पाठ उनके लिखे उपन्यास मतलब राही मासूम रजा के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है टोपी शुक्ला का एक अंश मात्र है। पाठ का सार पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। टोपी और इफ्फन का परिवार। टोपी के परिवार में दादी सुभद्रा देवी, पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, माँ राम दुलारी ग्रामांचल की बोली, बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव, नौकरानी सीता। इफ्फन का परिवार है तो इफ्फन के परिवार में दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी यानी दोनों करबला में ही दफनाए गए। परदादी भी नमाजी बीवी थी। दादी जमींदार के घर पली बढ़ी, खुले विचारों वाली थी। उनका घर कराची में था, ग्रामांचल की बोली थी उनकी। अब्बू का नाम सैयद मुर्तजा हुसैन यानी पेशे से वे कलेक्टर थे। अम्मी बाजी यानी बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत भी परिवार में थी। तो ये इनके यानी दोनों का परिवार था ये। अब पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इफ्फन और टोपी की गहरी दोस्ती। इफ्फन की दादी के साथ टोपी का अच्छा संबंध। टोपी की दादी का टोपी के साथ बुरा व्यवहार। घर में टोपी की दुर्गति यानी घर में सब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार ही करते थे टोपी के साथ। इफ्फन की दादी की मृत्यु की खबर। इफ्फन के पिता ही दूसरे शहर में बदली। कलेक्टर के घर में टोपी के साथ बुरा व्यवहार। नौकरानी सीता का टोपी के प्रति स्नेह। टोपी का 10वीं कक्षा में 2 बार फेल होना। स्कूल में टोपी के साथ बुरा व्यवहार। घर में भी टोपी की उपेक्षा होना। पिता का चुनाव में हार जाना। अंततः तीसरे दर्जे में पास होना। ये मुख्य बिंदु थे जो है पाठ के। अब पाठ का सार देखिए आप। यह कहानी टोपी शुक्ला उपन्यास का एक अंश है। टोपी कहानी का मुख्य पात्र है, यानी टोपी जो है टोपी शुक्ला टोपी कहानी का मुख्य पात्र है। इनके पिता एक डॉक्टर हैं। यूं तो उसके परिवार में 20वीं सदी पहुंच चुकी है, परंतु फिर भी परिवार अत्यधिक संस्कारवादी भी है। टोपी का एक दोस्त है इफ्फन। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग थे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। इफ्फन के दादा और परदादा मौलवी थे। मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। इफ्फन के पिता ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी। उन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इफ्फन की दादी नमाज और रोजे की बड़ी पाबंद थी। वो पूरब की रहने वाली थी, इसलिए मरते दम तक पूर्वी बोलती रहीं। वो गाने बजाने में रुचि लेती थी। इफ्फन की छठी पर उन्होंने भी जी भर कर जश्न मनाया था। इफ्फन की दादी जमींदार की बेटी थी। उन्हें दूध घी बहुत पसंद था, परंतु लखनऊ आकर वह इन सब चीज़ों के लिए तरस गई। यहाँ आते ही मतलब लखनऊ में आते ही, ब्याह करके लखनऊ में जब आई इफ्फन की दादी, तो यहाँ आते ही उन्हें मौलवीन बन जाना पड़ता था। इफ्फन की दादी को मरते वक्त अपना घर, आम का पेड़ और अनेक चीज़ें याद आई। उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया। इफ्फन तब 4वीं कक्षा में पढ़ता था और टोपी उसका दोस्त बन चुका था। वह अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। टोपी को उसकी दादी मतलब इफ्फन की दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि टोपी की माँ की बोली भी वैसी ही थी।
डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले के घर में खाना मेज कुर्सी पर होने लगा था। एक दिन खाना खाते समय टोपी को बैगन का भुर्ता अच्छा लगा। वह बोला, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी शब्द सुनकर सभी टोपी को देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने कहा, अम्मी शब्द इस घर में कैसे आया? टोपी ने उत्तर दिया, ये हम इफ्फन से सीखा है। राम दुलारी बोली, तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ले बाय कारे। तो इस पर सुभद्रा देवी गरज उठी, बहू तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने यह गंवारों की जबान न बोला करो। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। जब भृगु नारायण को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए। इसके बाद टोपी को बहुत मार पड़ी, फिर भी टोपी ने इफ्फन के घर न जाने की हाँ नहीं भरी। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू ने टोपी की शिकायत करते हुए कहा कि ये उस दिन कबाब खा रहा था। यह बात सरासर गलत थी, जबकि मुन्नी बाबू स्वयं कबाब खा रहे थे। अगले दिन यह बात टोपी ने इफ्फन को बताई और दोनों जुगरफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी ने कहना शुरू किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें, पर यह बात इफ्फन को अच्छी नहीं लगी। इफ्फन ने कहा, मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इफ्फन की दादी मर गई है। शाम को जब टोपी इफ्फन के घर गया तो वहां सन्नाटा पसरा पड़ा था। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए मानो सारा घर खाली हो चुका था। टोपी ने इफ्फन से कहा, तोरी दादी का जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। इसके इसलिए खाया कारण कि इफ्फन के जो पिताजी हैं उनका इसी दिन यानी 10 अक्टूबर सन 1945 को उनका तबादला हो गया था। इसी दिन इफ्फन के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई। अब टोपी अकेला रह गया। नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, विलू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने न दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। तो उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, यानी ठाकुर हरिनाम सिंह जो नए कलेक्टर हैं। तो जब वो बंगले में घुसा यानी टोपी शुक्ला, तो उस दौरान जो है यानी उस समय ये तीनों जो है क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हो गया। डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी तो उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई ना था, बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझती थी। जाड़ों के दिनों में मुन्नी बाबू और भैरव के लिए नया कोट आया। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट नया था, पर था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त नौकरानी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। टोपी को बिना कोट के जाड़ा सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पर टोपी जो है दादी से झगड़ पड़ा। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर माँ ने टोपी की बहुत पिटाई की। टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया। वह 2 साल फेल हो गया था। एक साल उसे पढ़ने का उचित समय नहीं मिला तो दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब वह अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। टोपी को भी शर्म आने लगी थी। जब उसके सहपाठी अब्दुल वाहिद ने उस पर व्यंग बाण कसा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने पास होने की कसम खाई। इसी बीच चुनाव आ गया। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव में खड़े हो गए, पर उनकी जमानत जब्त हो गई। ऐसे वातावरण में टोपी ने मेहनत करके पढ़ाई की और पास हो गया। इस पर भी दादी बोल उठी कि तीसरी बार तीसरे दर्जे में पास हुए हो, भगवान बुरी नज़र से बचाएं। तो
आज मैंने आपको इस पाठ का, जो टोपू शुक्ला है, पाठ का सार सुनाया, मुख्य पात्र कौन कौन थी, वो दोनों परिवार के विषय में बताया। तो ये सब बातें बताई और आशा रखता हूँ कि आपको ये कहानी का सार जो है समझ में आया होगा। और अब अगले कालांश में हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। कहानी लंबी है, तो एक से अधिक खंडों में हम इसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।